हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केड़ो वाले, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी का आज के इस स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ है मेरे कॉलेज के बहुत पुराना दोस्त निशित कुमार, जिनका अभी रिसेंटली जब मंडे को रिजल्ट आया आईसीआई का सीए फाइनल का, ये बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो नितेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बताओ कैसा लग रहा है यार सीए बन के। थैंक यू शुभम। फीलिंग तो बहुत अलग सा है, मतलब क्योंकि जब हम डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में कुछ अचीव कर लेते हैं उसकी फीलिंग अलग होती है। एंड राइट। एक फेलियर के बाद हम जब वापस कुछ अचीव करते हैं उसकी फीलिंग अलग होती है। मतलब बिल्कुल। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था इस टाइम, तो मतलब लिटरली 2 दिन तक मैंने वो रिजल्ट को बंद नहीं करा था अपने ब्राउजर से। मतलब मैं देख रहा था, बार बार लैपटॉप खोलता था, मैं रिजल्ट देखता था कि हाँ एक्चुअली में हो गया, एक्चुअली मैं सीए बन गया। मतलब गिवन लास्ट टाइम जो मैं अचीव नहीं कर पाया था, तो हाँ मतलब अलग फीलिंग होती है मतलब। नहीं, आई थिंक वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा, जब वो चीज पहली बारी में नहीं मिलती ना, तो आपके लिए उसकी इज्जत और बढ़ जाती है, आपकी उसकी जो वैल्यू होती है हम्म। ना वो और बढ़ जाती है। एंड जब वो फाइनली मिल जाती है, जैसा आपने कहा कि आपने वो ब्राउजर की साइट ही नहीं हटाई, मतलब वो साइट वहीं की वहीं थी। आप रोज सुबह उठ के रोज देख रहे होते थे, हर टाइम ये देख रहे होते कि भाई वो जो पास के जो गोल्डन 4 लेटर्स हैं, वो हाँ। देख के एक अलग ही संतुष्टि और खुशी मिलती है। सो नितेश, मतलब आई थिंक वी शुड डायरेक्टली जंप टू द पॉइंट, क्योंकि मतलब आई थिंक हमारी जो वीडियो है आज, उसका मेन मकसद ये है कि भाई ऑडिट को लेके ऑडिट को लेके जो टेंशन और स्ट्रेस चल रहा है मार्केट में, कि भाई सीए फाइनल ऑडिट ही बच्चों को रोक रहा है। फर्स्ट ग्रुप का जो विलन है वो ऑडिट बन गया है। सो आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एक तो सबसे पहले मैं क्लैरिटी सबसे पहले ही देना चाहूंगा। अगर आप ऑडिट में आर्टिकलशिप करते हो, इसका मतलब ये नहीं आप सीए फाइनल ऑडिट को एक बारी में आराम से निकाल दोगे। हाँ। बिकॉज ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बच्चों को लगता है यार हमने ऑडिट किया है 3 साल, तो ये ऑडिट पढ़ने की हमें जरूरत क्या है, हमने तो प्रैक्टिकल ही कर रखा है, राइट। बट वी हैव सीन, मतलब हमने अपने पास्ट में भी देखा है, नितेश इज ऑल्सो केस, कि भाई जब आप 8 सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको 8 सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देनी है। सो नितेश, आपका ऑडिट को लेके क्या नजरिया है? मतलब सब सिंपल सी बात देखा जाए, और व्हाट हैज द रोल दैट ऑडिट हैज प्लेड इन योर सीए फाइनल जर्नी? यार मतलब जब से मैं मतलब सीए अभी क्लियर हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम तो क्लियर नहीं हुआ था, ऑडिट लॉ की वजह से ही नहीं हुआ था। जब से क्लियर हुआ है तब से मेरे पास 5-6 कॉल्स आ चुके हैं रिगार्डिंग ऑडिट। मतलब मैं देखता हूँ कि लोग ऑडिट को लेके कितना परेशान है, मतलब भैया ऑडिट कैसे करे, भैया ऑडिट को कैसे अप्रोच करना है, मैंने ये बुक पढ़ी अब मैं बुक चेंज करूं। तो वो चल रहा है, मार्केट में है, मतलब लोग अभी भी ऑडिट को लेके, मतलब हमारे मेरे भी सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को शुरू में ही बोला था ग्रुप 1 में अगर किसी से खतरा है तो वो ऑडिट है, बाकी सब्जेक्ट तुम मैनेज कर लोगे। एंड रहा बात स्टैट ऑडिट का, मैंने स्टैट ऑडिट करा है, 3 साल करा है, 3 साल में 2 साल काम करा है। बट हाँ, उसमें इनफैक्ट की स्टैट ऑडिट से कोई हेल्प मिलता नहीं है एक्चुअली। सही मतलब बात। मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, मैंने सोचा कि यार मेरे को तो ऑडिट एग्जाम पर्पज से नहीं आता, बट मैंने जो काम करा मैं उसको लिखूं। बट मैंने जब वो लिखा वो मार्क्स सिक्योर नहीं करा। मतलब होता है लोगों को सिक्योर हो जाता है, बट मेरे केस में वर्क नहीं करा और मेजोरिटी केस में वर्क नहीं करता। राइट। क्योंकि ऑडिट को लेके जो है यार, मतलब मेरा जो अपना व्यू पॉइंट बना है 2 एग्जाम्स के बाद कि इट्स समथिंग अबाउट क्रैमिंग। मतलब हमें वो वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है। मतलब राइट। ऑडिट लॉ की तरह नहीं है, लॉ में अगर हम बीटिंग अराउंड द बुश भी कर देते हैं ना कि कोई हाँ। पर्टिकुलर सेक्शन है एंड उसके अराउंड हम इधर उधर बातें लिख दें, विल हाँ। गेट 4 में 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। बट ऑडिट में ऐसा नहीं है, ऑडिट में वो पॉइंट्स होने चाहिए। चाहे तुम किसी भी टीचर से पढ़ो, तुम्हें वो पॉइंट्स, मतलब एटलीस्ट वो कीवर्ड्स तो रटे हुए होने चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल एथिक्स हो, चाहे स्टैंडर्ड्स हो, चाहे और भी कोई पार्ट हो। तो इट्स अबाउट बहुत। क्रैमिंग। सो एक बात तो यहाँ पे साफ साफ दिख गई, भाई ऑडिट आपको याद करना पड़ेगा। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं यार, जैसे नितेश ने बोला कि भाई मैंने ऑडिट किया है 3 साल, तो मैं अगर समझ के चला जाऊं, क्या क्या बोलते हैं पता है? मैं बताता हूँ बच्चों की मेरे पास क्या क्वेरी आती है। मैंने बात करी ना कई बच्चों से, तो वो मेरे को बोलते हैं सर, प्रोफेशनल एथिक्स समझ आता है, हम उसका आंसर लिख पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कंपनी ऑडिट भी समझ आ जाता था, इंटर में पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लेते तो उसकी भी हमें समझ आ जाती है। सर पता है पॉइंट क्या है, ये स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग है ना, ये भी एक लेवल पे समझ आ जाता है, बट जो इसके अंदर के पॉइंट्स है ना, वो हम याद नहीं कर पाते, उनको हम समझ के पहुंच जाते हैं। और सर अदर ऑडिट की तो आप बात ही मत करो। वो कह रहे हैं अदर ऑडिट तो ऐसा है कि भाई सब कुछ एक जैसा लगता है, लिटरली आई हियर दीज लाइंस, सब कुछ एक जैसा लगता है। तो एज यू सेड कि भाई ये चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, एंड याद करने के लिए तुम्हें उसको अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो नितेश मुझे बात बताओ, अगर आज की डेट में कोई बच्चा अपनी ऑडिट की तैयारी शुरू कर रहा है, मान लेते कोई अपनी ऑडिट की तैयारी शुरू कर रहा है, या फिर उसके नंबर अच्छे नहीं आए, वो फिर से ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अब उसका ऑडिट का पेपर क्लियर हो जाए?
यार हाँ, मतलब जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे पास क्वेरीज आ रही है, 3-4 लोगों ने मेरे से पूछा बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, कुछ लोग के अभी 2 महीने में एग्जाम्स हैं, हम्म। उनके भी क्वेरीज आते हैं। तो हम्म। मैं सबको ये कहता हूँ यार, मतलब भले ही आपने एक रिवीजन कर लिया, 2 रिवीजन कर लिया, अभी क्योंकि मेरे को पता है 1-2 रिवीजन तक हमें ऑडिट याद नहीं होता। जब हम फर्स्ट 2 टाइम्स पढ़ते हैं ऑडिट, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है तीसरी बार पढ़ेंगे तो लगेगा सब कुछ नया पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ याद नहीं होता, लिटरली नहीं होता। मैंने नवंबर अटेम्प्ट पेपर दिया था, मेरे को लिटरली, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को नवंबर एग्जाम में नहीं याद थे चीजें, बट इस बार मैंने ज्यादा बार पढ़ी। तो स्ट्रेटजी एज सच मैंने चेंज ये करी, मैंने ऑडिट को 4 पार्ट में तोड़ा। मतलब मेरे सीनियर ने एक पहले बताया भी था, ऋषभ जैन, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऑडिट को पार्ट पार्ट में तोड़ दो। तो मैंने, अभी मैं सबको बोलता हूँ कि फर्स्ट पार्ट इज तुम्हारा प्रोफेशनल एथिक्स, उसको अलग से डील करो, दैट इज अ डिफरेंट लीग। अराउंड 12 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बाकी 3-4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो उनके लिए आप आराम से एक दिन प्रिपेयर कर सकते हो, एक दिन में पूरा क्रैमिंग कर लो, क्योंकि एथिक्स के क्लॉजेस आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। अगर आप वो वर्ड टू वर्ड कीवर्ड्स नहीं लिखते हो, आपको मार्क्स नहीं आएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स में 4 में 3 भी नहीं आएंगे, मतलब 2 आएंगे, वो भी एट मोस्ट। फिर दूसरा पार्ट होता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल ही अलग से ट्रीट करो यार। स्टैंडर्ड्स 36 स्टैंडर्ड करने, और हर स्टैंडर्ड में कुछ अलग ही कहानी होती है, तो उसको तोड़ लो। या तो 3 स्टैंडर्ड पर डे, 4 स्टैंडर्ड पर डे, एटमोस्ट 6 स्टैंडर्ड पर डे, एंड इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड करो। डेली करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऑडिट के तरह साथ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज हम ट्राई कर सकते हैं कि हम वो 36 स्टैंडर्ड करें और उनको क्रैम करें। तो क्रैम करने के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी लगाई थी, और जो मैंने लोग को मैं बताता हूँ, दैट इज कि मान लो आज के डेट में मैंने आज स्टार्ट करा ऑडिट स्टैंडर्ड्स, तो मैं सुबह 2 घंटे पहले स्टैंडर्ड्स को देता हूँ, एंड मैं 3-4 स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ, एंड उनको वर्ड टू वर्ड रट लेता हूँ। मतलब उनके जो भी, अगर आप चार्ट से करते हो, मतलब चार्ट से करते हो या फिर आप कंपाइलर वगैरह से करते हो, तो आप उनके आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट रट लो। एंड अगले दिन जब आप अगले 4 स्टैंडर्ड करोगे ना, तो उसके पहले ये पिछले 4 स्टैंडर्ड आपको रिवाइज करने हैं, एनी हाउ करने हैं, तभी क्रैमिंग का फायदा होगा। मतलब तभी ऐसा होगा कि जो आपने पहले दिन पढ़ा था वो 10वें दिन पे आप 9 बार और पढ़ चुके होगे, जो दूसरे दिन पढ़ा था 8 बार और। तो क्योंकि जब हम लगातार कुछ दिन तक ये करेंगे ना, तो वो लिटरली ऐसा होगा 10वें दिन पे ना आपको 36 में 30 स्टैंडर्ड तो पक्का याद होंगे, लास्ट के 6 नहीं याद होंगे, मतलब 70-80% आपको याद होंगे। राइट। तो ये रहा मेरा दूसरा पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज कंपनी ऑडिट, एलओडीआर, कंसोलिडेशन, वो जो कंपनी ऑडिट पोर्शन होता है, दैट इज सिंपल। हमने आईपीसीसी में भी करा है, हम लॉ में भी पढ़ते हैं, तो वो सिंपल है। मतलब वो किसी भी सीए स्टूडेंट को इसमें डिफिकल्टी नहीं आती है। अगर उसके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, टफ भी आते हैं, आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो उसको आप एक अलग 1 दिन 1.5 दिन दे दो, एंड उसको अलग तरीके से ट्रीट करो। एंड चौथा पार्ट होता है स्पेशल ऑडिट, जो कि इज सिंपली अबाउट क्रैमिंग। मतलब उसमें जितना क्रैमिंग है वैसा कहीं नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, पीएसयू, इन 4 को एक जगह पे लेते हो, तो चारों सेम जैसे लगेंगे। मतलब जो पॉइंट्स बैंक में है वही पॉइंट इंश्योरेंस में भी है। तो आपको बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड उसमें कर, मतलब अगर किसी भी बुक में 10 पॉइंट दिए हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 याद करोगे, आप एग्जाम में 4 लिख पाओगे, 8 याद करोगे, 5 से 6 लिख पाओगे। एंड मतलब मैंने जो मतलब टेस्ट वगैरह दिए, उसमें टेस्ट वगैरह दिए, तो हाँ, तो उसमें ये था कि हम अगर 4-5 पॉइंट तक लिखते हैं, तो हर पॉइंट के 0.5 मार्क्स मिलते हैं। जैसे ही हम छठा पॉइंट लिख देते हैं, हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब एग्जाम में नहीं मिलेगा, 5 में 3.5-4 तो मिल ही जाएगा। 5 में 5 यू कांट एक्सपेक्ट, ऑडिट है, ऑडिट है, सीए फाइनल है, 5 में 5 यू कांट एक्सपेक्ट। तो हाँ, ये 4 पार्ट में आप डिवाइड करो। एंड जो ये चौथा पार्ट था, जो स्पेशल ऑडिट का, इनको अपना 5-6 दिन पे डिवाइड करो। मतलब डेली 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके करो। और सेम जो स्ट्रेटेजी मैंने स्टैंडर्ड्स के लिए बताई, जब अगले दिन अगले चौथे 5वें छठे करो, पहला दूसरा तीसरा कर लो। मैंने मतलब अपने इस वाले प्रिपरेशन में ऑडिट नहीं भी तो 6 से 7 बार पढ़ा होगा, फ्रैंकली 6 से 7 बार ऑडिट। अब वो इसलिए पढ़ पाया ना भाई, क्योंकि सिर्फ ऑडिट और लॉ थे। हाँ राइट, हाँ, सिर्फ ऑडिट ही था। मतलब मैं नहीं बोल रहा यार ये सब नहीं कर पाएंगे यार, सिर्फ ऑडिट ही लॉ था, और 5 महीने मेरे पास पूरे थे, तो मेरे पास टाइम था। मैं वो नहीं बोलता 6-7 बार करो, मैं वो प्रोपोगेट नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा मैंने उतनी बार करा ना, फिर भी मैंने जब लास्ट के टाइम पे आया, मैं एग्जाम के 1 महीने पहले ना मैंने ये स्ट्रेटेजी लगाई। और ये स्ट्रेटेजी हम सबको बचपन से आता है यार, हम 10th 12th का पेपर दिए हैं। जब हम 10th 12th में पढ़ते थे, हमें वो पता होता था यार। मतलब हमें लिटरली, अगर हम कॉमर्स या आईसीएसई से कॉमर्स या सीबीएसई बिजनेस स्टडीज, तो हमें अपने नोट्स का पता होता था कि लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, राइट साइड पे क्या लिखा है। बिल्कुल, क्रैमिंग हमें बचपन से आती है, हम बस करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं यार सीए है, कैसे होगा, 8 सब्जेक्ट है, प्रेशर ज्यादा है, बट होता है यार, पॉसिबल है। सीए स्टूडेंट थक चुका है, वो कह रहा है कि मैं सीए फाइनल तक आते आते मेरा माइंड थक गया, मैं और क्रैम नहीं कर सकता।
भाई तुमने थकना नहीं है, आखिरी स्टेज है, इस पे तो कम से कम काम कर लो। बिल्कुल सही कहा नितेश, बहुत हाँ, बढ़िया। तो वही मैंने देखा, मैंने वो 10 days लगाए थे, मतलब मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए लगाए थे कि मैं 5 दिन ऑडिट करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा, फिर 4 दिन करूंगा, टेस्ट दूंगा, बट मैंने वहां पे 10 दिन लगाए, और वो जो मैंने 10 दिन लगाए, दैट हेल्प मी रिड्यूस माई फाइनल डे का टाइमिंग। मतलब एग्जाम डी डे पे जब हम 1.5 दिन में करने में डिफिकल्टी होती है, मेरे को बहुत आसानी हुई थी। मैंने मतलब 1.5 से 2 घंटे में स्टैंडर्ड्स करा था, क्योंकि मैंने वो क्रैमिंग कर ली थी। अगर आप वो क्रैमिंग कर लेते हो, आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके माइंड में सेट बैठता है, सबकॉन्शियस माइंड में। बिल्कुल। अब 1.5 से 2 घंटे में स्टैंडर्ड कर सकते हो, जो कि नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट को 6 से 8 घंटे लग जाते हैं स्टैंडर्ड्स करने में एग्जाम राइट। डे पे, और वहीं पे हमारा सारा गेम ही खत्म हो जाता है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी जो मैंने चेंज करी थी। हाँ, अब मैं कुछ थैंक यू। क्वेश्चन, मतलब पहले तो एक बार समराइज कर देते, जो जो आपने अभी तक बोला। आपने बोला ऑडिट को बेसिकली आप डिवाइड एंड रूल करो। आपने कहा डिवाइड एंड रूल करो, प्रोफेशनल एथिक्स बना दो, एसएस बना दो, कंपनी ऑडिट बना दो और स्पेशल ऑडिट बना दो, ऐसे करके 4 भाग बांट दो। और उनकी आपने अलग अलग स्ट्रेटेजी बना दी कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स में अगर आपको क्लॉज याद है, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस याद है, उतना काफी है। एंड सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है और सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाता है प्रोफेशनल एथिक्स, तो इसको तो हाँ आपने जी। अच्छे से करके जाना ही जाना है। दूसरा आपने कहा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम क्या करते हैं, हम समझते हैं, हमने कहा समझना भी है और रट्टा भी लगाना है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जहां जहां आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपने क्या कहा, आपने चार्ट्स यूज करें, चलो ठीक है मान लेते चार्ट्स यूज करें, या फिर उसके साथ आपने स्कैनर भी यूज किया, राइट? आपने चार्ट्स के साथ स्कैनर भी यूज किया, राइट ताकि राइट अगर राइट। चार्ट्स में कुछ चीज मिसिंग है तो वो स्कैनर से कंप्लीट हो जाए। तो पॉइंट। सिंपल सी बात है, स्कैनर में जो जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, जैसे जैसे दिए हुए, उनको अगर 2 बार 3 बार पढ़ोगे, वो रट्टा लगाना है आपने, उसको याद करना पड़ेगा, वरना आईसीआई नंबर नहीं देगा। अब आती है बात कंपनी ऑडिट, एलओडीआर और सीएफएस। तीनों आसान से हैं, बढ़िया से मजेदार से हैं, आपको इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है मजे बात स्पेशल ऑडिट की। स्पेशल ऑडिट में एनबीएफसी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, इनको भी आप इसी तरह से कर सकते हो। एक ही दिन पे सब मत पढ़ो। बैंक ऑडिट एक दिन पे पढ़ा, उसके सारे पॉइंट्स पढ़े, याद किए, तो दूसरे दिन जब आप एनबीएफसी उठा रहे हो, उससे पहले आप बैंक ऑडिट को रिवाइज करो, फिर ही एनबीएफसी उठाओ। ये नितेश कह रहा है, ठीक है सर। सर अब मुझे नितेश जरा एक बात बताओ, आईसीआई हमें 30 नंबर की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम 30 नंबर के एमसीक्यूज में ज्यादा से ज्यादा नंबर निकाल सके, राइट? सो एमसीक्यूज के बारे में राइट। आपका क्या ख्याल है? आपने नवंबर का भी पेपर दिया, आपने जुलाई का भी पेपर दिया, वर एमसीक्यू स्कोरिंग, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है? यार एमसीक्यू मतलब जो मैंने नवंबर अटेम्प्ट दिया था, नवंबर अटेम्प्ट में एमसीक्यू बहुत इजी थे, मतलब नॉट दैट, मतलब कॉन्सेप्चुअल थे। मैं ये नहीं बोलता यार आईसीआई ऑडिट में हमेशा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनाता है, राइट। बट जो इस बार की एमसीक्यूज थे दैट वर फुल्ली कॉन्सेप्चुअल। मतलब उसमें आप 4 पॉइंट्स में ना चारों ऑप्शन आपको लगेंगे ये होगा नहीं तो ये होगा। मतलब वो एमसीक्यू में भी स्टोरी बनाने लगे हैं। जैसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि वो एक अलग स्टोरी बनाते हैं और लास्ट लाइन में आके वो क्वेश्चन कुछ दूसरा ही पूछते हैं, राइट। सिमिलर उन्होंने एमसीक्यू में करना स्टार्ट करा है। मतलब वो स्टोरी कुछ और बिल्टअप करेंगे और लास्ट में आके वो पेनल्टी पूछ लेंगे फ्रॉड की। तो ठीक है। ये मेरा था कि मतलब एमसीक्यू है बट फुल्ली कॉन्सेप्चुअल है। मतलब आप वहां पे ये नहीं कर सकते हो कि जो एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करे हैं वही आपको जाके एग्जाम में मिलेंगे। यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग टू अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज। रही बात मतलब दिस इज फॉर ऑडिट, बट हाँ लॉ में डिफरेंट है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि लॉ में अगर मैंने नवंबर 20 भी दिया था एंड जुलाई 21 भी, वहां पे एमसीक्यूज एज इट इज वो आईसीआई के उस बुकलेट से आ गया, एमसीक्यू बुकलेट से। बट ऑडिट में ऐसा नहीं होता, ऑडिट इज फुल्ली कॉन्सेप्चुअल। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा टू अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब आपने कहा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मुझे कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है एमसीक्यूज के लिए? अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है, या जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ बस वो मुझे अच्छे से करनी है? यार मतलब थोड़ा सा डिफरेंट करने का जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए क्या रहता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। मतलब वो जो एंड और का फर्क होता है, मतलब वो एंड और में वो खेल जाते हैं कभी कभी, तो आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। बाकी आप जो नॉर्मल स्टडी करते हो दैट इज मोर देन एनफ। नॉर्मल स्टडी आप अगर अच्छे से करते हो, ऑडिट को अच्छे से समझ लेते हो, आपको एमसीक्यू में कभी दिक्कत आएगी नहीं। मतलब अलग से कुछ, मतलब ठीक है मैं बोलता हूँ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस हेल्प करता है। मतलब क्योंकि कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जहां पे आपको एलिमिनेट करना होता है कि ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये चौथा ही होगा, तो वो एलिमिनेशन प्रैक्टिस के साथ आती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज नथिंग एल्स यू कैन डू। मतलब आप कुछ करना नहीं चाहिए, मतलब यू कैन डू नहीं, करना नहीं चाहिए। आईसीआई की जो एमसीक्यू बुकलेट है दैट इज इनफ फॉर प्रैक्टिस, यू मीन? मतलब क्या वो इनफ है? यस, उतना मैं कर हाँ लूं अगर एमसीक्यू के बुकलेट, तो उतना काफी है? हाँ, मतलब उसमें 100 इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं, प्लस उसमें 30 इंटीग्रेटेड केस स्टडी है। उसको करने में ही अगर आप डेली 2 घंटे करते हो, आपको अराउंड 8-10 दिन लग जाएंगे। उसके अलावा आप और कुछ एक्सपेक्ट, मतलब जो रिसेंट एमटीपी आरटीपी आते हैं आप वो कर सकते हो, फिर भी 1-2 अटेम्प्ट पुराने, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है।
बट हाँ दोज एमसीक्यूज वो बता देते हैं कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने मतलब प्रोफेशनल एथिक्स के 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडी देखे थे, दे वर हाईली कॉन्सेप्चुअल, मतलब जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वहां से भी क्वेश्चन है। वहां से तो भी आपको उन टॉपिक्स को भी छूना है, मतलब यू हैव टू बी थॉरो। मतलब कभी कभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, मतलब मेरे पापा थ्रू आउट ही मेरे को बोलते आए हैं कि कभी भी सिलेक्टिव स्टडी मत करो यार, थॉरो पढ़ो, क्योंकि और एमसीक्यू ने हमें बता दिया। मैंने मतलब आई हैव गिवन सीएस आल्सो, वहां पे एग्जीक्यूटिव में 3 एमसीक्यू के पेपर होते हैं। हाँ। तो मुझे पता है एमसीक्यू पेपर क्या डिमांड करता है, मतलब आपको थॉरो पढ़ना होता है एंड वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एमसीक्यू इज मोर टफर देन अ सब्जेक्टिव पेपर, दिस इज माय व्यू। राइट 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 राइट, पर ठीक है, मैनेजेबल होता है आई थिंक। हाँ इतना कोई चैलेंज की बात नहीं होती, इट्स ऑलवेज स्कोरिंग। अब पॉइंट यही है कि अगर आप बाकी पढ़ाई अच्छे से करते हो तो एमसीक्यूज मैनेज करना शुड नॉट बी अ हाँ चैलेंज फॉर यू, राइट? अब मुझे एक बात यार बताओ। मतलब ये जो हाँ हाँ आई वांट टू इंटरप्ट, ये जो स्कोरिंग वाला पार्ट है एक्चुअली मतलब ये हेल्ड करता है। मतलब अगर आप एमसीक्यू में 22 प्लस लाते हो, 20 प्लस भी लाते हो, आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब क्योंकि आपको मेरे बाकी पिछली पेपर। बार, हाँ मतलब आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो एमसीक्यू इज अ गुड मतलब हेल्प टू पास दैट पेपर। राइट। और यस अब जो केस है कि मतलब ठीक है, मैं पढ़ के जा रहा हूँ, मैंने ऐसे वैसे पढ़ लिए जैसे आपने कहा, मैंने बाकी चीजें भी अच्छे से पढ़ ली, बट एट द एंड ऑफ द डे आईसीएआई अगर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स पेपर दे देता है जैसे जुलाई में दिया, व्हाट शुड बी माई स्ट्रेटेजी इन दोज 3 आवर्स? मैं इस 3 घंटे में क्या करूं कि भाई मेरे को ऑडिट में किसी तरह 40 लेके आना है, कैसे लाऊं मैं? यार मैंने जब सब्जेक्टिव पेपर देखा था जुलाई 21 का, मेरे को एक बार के लिए लगा कि मतलब मैंने प्रिपेयर करा था किसी और चीज के लिए बट कुछ और आ गया। बट हाँ उसको टैकल करने की मेरे हिम्मत थी, क्योंकि मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे मतलब ऑडिट के, एंड उसमें से एक टफ पेपर था। एंड जब आप एक टफ पेपर का मॉक दे के आते हो तो ये आइडिया कि आप उसको कैसे टैकल करना है, मतलब आपका फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है कि वो 3 घंटे कैसे आपको खेलना है। एंड उसमें खेलने का सिंपल है यार, मतलब हमारे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, मैं भी वही बात बोलूंगा यार, आप उसमें पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें डायरेक्ट पता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार वो 6 टोटल क्वेश्चन होते हैं, एक कंपलसरी, राइट। 5 में से 4 करने होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 6 के 6 तुम्हें नहीं आते होंगे। हर में एक पार्ट तो एटलीस्ट आता ही आता होगा। ही होगा। मतलब तो हर में एक पार्ट आएगा तो 24-25 मार्क्स तो आपके पास हो ही गए ना, मतलब राइट। 5 × 5 25। एंड हम्म। उसके अलावा भी कुछ एक 2-3 क्वेश्चन होते हैं जहां 2 पार्ट होते हैं। एंड हम्म। हमें क्रक्स पता होता है, मतलब जैसे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, तो हम्म। आजकल बहुत ये चल रहा है मार्केट में दैट आईसीआई प्रोनाउंसमेंट से क्वेश्चन से पूछो। पूछ रहा है हाँ। एंड कैसे हम करें प्रोनाउंस है, ये था स्टैंडर्ड के भी। यस। ओके तो जैसा मैं बोल रहा था कि ये प्रोनाउंसमेंट को लेके आजकल मतलब मेरे मतलब वो जो 2-3 लोगों ने मेरे से बात करी, एंड जब मैं पेपर देके भी आया था तो लोगों का यही था कि आईसीआई ने प्रोनाउंसमेंट से पूछ लिया। इनफैक्ट जैन 21 पेपर में भी था कि आईसीआई ने प्रोनाउंसमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए, हम क्या करें क्या यार। करें? मतलब ऑडिट के पेपर में या किसी भी पेपर में, मैंने शुभम से ही बात करी थी मेरे पेपर के बाद कि 2 हाँ। चीजें होती है, एक कंट्रोलेबल एक अनकंट्रोलेबल। तो बिल्कुल। वो जो प्रोनाउंसमेंट है वो करना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यार। एक स्टैंडर्ड 40-40 पेज तक भी जाता है यार, तुम 35 पेज तक पढ़ लोगे एंड क्वेश्चन आके 36 पेज से पूछेंगे वो, तो तुम्हारा हाँ। वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम कोई सा भी पेपर देते हैं, हम्म। मतलब टैक्स का पेपर हो, आईडीटी का पेपर हो, यार हर पेपर में ऐसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं होते। नहीं या होते। तो हम उसमें इधर उधर की बातें लिख देते हैं या फिर हम छोड़ के आ जाते हैं। तो राइट। सिमिलर है प्रोनाउंसमेंट कि अगर प्रोनाउंसमेंट से आईसीआई ने कुछ पूछ लिया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस पर फोकस करो ना जो आपको पता है, जो आप पता लिख है। सकते हो। एंड इस बार भी क्वेश्चन थे, मतलब जो स्टैंडर्ड को लेके क्वेश्चन थे, कारो को लेके या और भी चैप्टर्स को लेके क्वेश्चन थे, उनमें इन्होंने ऐसा करा था कि वो मतलब अगर 20 लाइन के क्वेश्चन है तो 15 लाइन तक वो अलग स्टोरी चला रहे हैं, लास्ट के 5 लाइन में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पूछ हमें वो रहे समझना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्योंकि हैं। क्वेश्चन का डिमांड समझना हम तभी कर पाते हैं जब हम कंपाइलर्स वगैरह अच्छे से करते हैं। मतलब जो करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो किसी भी टीचर के स्कैनर आते हैं, आजकल तो बहुत सारे स्कैनर्स हैं मार्केट में, तो राइट। किसी के भी स्कैनर आते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि यार मतलब ये जो ऊपर के 10 लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट का वो 5 लाइन, लास्ट का वो 1 लाइन इंपॉर्टेंट है। दैट विल टेल यू तुम्हें क्वेश्चन में लिखना क्या है। मतलब इतना क्या है? 2 चीजें होती है, एक होता है कि हमें जो पता है हम वो लिखते हैं, एक होता है जो एग्जामिनर को चाहिए हमें वो लिखना है। वो लिखना है। हम हमेशा वो लिखते हैं जो हमें पता होता है। पता होता ये है। सेम, क्योंकि मैं अभी करंटली यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ, वहां पे हमेशा यही आता है मेरे सामने। हाँ। मतलब लोग ये बोलते हैं कि आप वो लिख के आते हो जो आपको आपके आता मन में है, आप वो नहीं लिखते हो जो क्वेश्चन का डिमांड है। है। राइट। एंड आई डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक। तो हाँ
तो टफ पेपर था, मैंने आइडेंटिफाई करा अराउंड सब्जेक्टिव में भी 70 मार्क्स में 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब जिनमें आपको 5 से 6 पॉइंटर्स लिखने थे, 8 पॉइंटर्स लिखने थे, आपके आराम से उस 30 में 20 से 22 मार्क्स आ जाते, ठीक है। एंड उसके अलावा भी जो बाकी पेपर थे अराउंड, अगर मैं 30 मार्क्स के अलावा 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स में भी ऐसा होता है जिसमें 20 से 25 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको बेसिक नॉलेज होता है, आप उसके बेस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर टफ पेपर है, मैं मानता हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया होगा उनके लिए बहुत टफ पेपर, बहुत टफ पेपर, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। बट मैंने सेकंड टाइम दिया था, मेरा प्रिपेयर्ड था, मैं कॉन्सेप्चुअली मेरा बुक इन एंड आउट पढ़ा हुआ था, मतलब अगर मैं नवंबर के टाइम पे मेरे पेपर आते तो मैं लिटरली रो के आता उस पेपर के बाद। एंड रो के क्या आता, मैंने इस बार भी पेपर के बाद वो एग्जाम पेपर घर पे नहीं लाया, मैंने बोला यार ये मनहूस पेपर है, इसको घर लेकर नहीं जाना है। तो वही कि 25 मार्क्स में अराउंड आप 15-16 सिक्योर कर सकते हो, तो यार आपने ऐसे भी 20 प्लस 16 अराउंड 35, मैं कहता हूँ 15-16 मत करो, मैं कहता हूँ 15-16 मत करो। आपने क्या किया, 25 से 30 आपको आता था, 25 से 30 जो आता था उसमें आप 20-22 नंबर ले आए, ठीक है सर, 20-22 नंबर ले आए। जो ये 40 का था उसमें से मान लेते आपने 20 से 25 का आपको आता है, 40 में से मान लेते 20 से 25 का आपको थोड़ा बहुत आप सोच समझ के लिख सकते हो, उसमें से मान लो आप 10-15 नंबर भी ले आए, ठीक है, टोटल में तब भी आप 30 से लेके 35 नंबर तक ला सकते हो, 30 से 35 ला सकते हो। अब आप एमसीक्यू में क्या 5 नंबर भी या 10 नंबर भी नहीं ला सकते क्या? 5 से 10 नंबर भी ला सकते क्या यार? अगर आईसीआई ऐसे एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज बनाता नहीं है जहां पे एटलीस्ट आप 15 भी स्कोर ना कर सको यार, वो 15 देने लायक तो बनाते ही हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ ट्रिकी होता है एमसीक्यूज, टफर टू स्कोर, बट आईसीआई हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको एमसीक्यू में ही देता है, आप एटलीस्ट 15 तो स्कोर कर ही सकते हो। अगर आप 15 स्कोर नहीं कर सकते हो, या तो आप में कुछ दिक्कत है या मतलब कुछ अलग हो गया। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, मेरे को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे में दिक्कत थी, मेरे को 10 आए थे ऑडिट में, मेरे को उसके जगह लॉ में 22 आए थे पिछली बार, बट इस बार मेरे एमसीक्यू अच्छे गए थे। मैं एग्जाम आने के बाद भी मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, मेरे 20 प्लस मेरे मार्क्स सही थे, करेक्ट थे। तो हाँ, आराम से आप 15 स्कोर कर सकते हो। एंड जो शुभम ने बताया 30-35 प्लस 15 आप आराम से 40-45 कर सकते हो। और इस टफ पेपर में 40-45 लाना इज इक्वल टू 55 to 60 मार्क्स, मतलब नियर अबाउट एग्जामिशन है यार। मतलब लोग 35-36 पे आके अटक गए हैं, वो सीए नहीं बन पाए। मेरे 2-3 फ्रेंड है वो सीए बने, उन्होंने सिर्फ 40 लाए हैं, .40। तो सिंपल सी बात यही है, 40 लाना मुश्किल नहीं है, बस पॉइंट ये है आपने पेपर देखते वक्त घबराना नहीं है, पेपर देखते वक्त घबराना नहीं है, और अपनी तैयारी जितना आप कर सकते हो। इन्होंने, नितेश ने क्या बोला भाई, कंट्रोलेबल चीजों के ऊपर जाओ ना, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो, जितनी चीजों को पढ़ सकते हो उनको अच्छे से पढ़ो, ताकि वहां पे जो आपके नंबर बनते हैं वो ले आओ। और भाई सिंपल सी बात है ना, 40 ही लेके आने, ये बात हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। हम जाते एकदम ना फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं 100 में से 100 लाएंगे ऑडिट में, ऐसे होता थोड़ी है यार। 40 ही चाहिए पास होने के लिए, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के करो, थोड़ा सा भी प्यार से करो, आपके 50-60 भी आ सकते हैं। बस आपने ध्यान से पेपर करना है, ध्यान से सोचना है, ठीक है। तो नितेश, आई थिंक वी आर वेरी क्लियर ऑन इट कि भाई ऑडिट में नंबर लाना मुश्किल नहीं है, मतलब पास होना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हो सकता है एग्जामिशन लाना 70 नंबर लाना थोड़ा टफ हो, बट पास होना मुश्किल नहीं है। अब मुझे बस एक बात बताओ कि जब 3 घंटे में हम बैठते हैं, 3 घंटे में हम बैठते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज भी है, हमारे पास क्वेश्चंस भी है, हमें टाइम कैसे एलोकेट करना चाहिए? यार टाइम मैंने कैसे एलोकेट करा था, मैंने ये करा कि मेरे को 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो पर मार्क्स में 2 मिनट दूंगा, दैट इज 4 मार्क्स 8 मिनट्स, 5 मार्क्स 10 मिनट्स। दिस इज बोथ फॉर ऑडिट एंड लॉ, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव पेपर है। तो मैंने उस हिसाब से एलोकेट करा। 70 मार्क्स के मेरे सब्जेक्टिव होते हैं, विच इक्वल्स टू 70 into 2 140। राइट, ये मैं उस एजम्पशन पे चल रहा हूँ कि आपको 70 के 70 मार्क्स पता हो पेपर में, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता होता, हम सब मानेंगे मतलब कि हाँ नहीं पता होता। राइट, फिर भी मैं बोलता 70 into 2 140, तो 140 मिनट्स मैक्सिमम आपको करना है, यू कांट एक्सीड दैट, मतलब ये मेरा है। एंड उसके अलावा 40 मिनट्स आप रखो एमसीक्यू के लिए। एंड दिस इज लाइक कि आप कभी भी करना चाहो, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एमसीक्यू फर्स्ट में करो, एमसीक्यू लास्ट में करो। आप साथ में भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन करो 5 एमसीक्यू करो, एक क्वेश्चन करो 5 एमसीक्यू करो। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपका वो टाइम एलोकेशन वैसे होना चाहिए। मतलब मैंने ऐसे एलोकेट करा था कि मैं 70 मार्क्स के लिए 140 मिनट रखा था, जो कि मेरा 110-120 मिनट तक जितने मेरे को पता होते थे मैं लिख लेता था। उसके बाद मैं एमसीक्यू पे जाता था, एंड आफ्टर दैट मैं उन पे आता था जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता, मतलब जो बिल्कुल जीरो है, मतलब जिन पे मेरे को खुद से सोच के कुछ लिखना है। तो दिस इज हाउ आई एलोकेटेड माय टाइम। अब नितेश मेरा ना इसमें बस एक पॉइंट है कि अगर हम टाइम को ऐसा एलोकेट करें, मतलब मैं जनरली ऐसे सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई सबसे पहले ना क्या होता है, 5 क्वेश्चन में से ना
हमेशा ऐसा होगा कि दो क्वेश्चन थोड़े ऐसे होंगे जिसमें से आपको ना कुछ कुछ पॉइंट ही आते होंगे, मतलब 3 में से एक पार्ट आता है, एक में आपको 3 में से 2 आ रहे हैं या एक आ रहा है। मैं कहता हूं उन 2 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो और हटाओ, मतलब 5 में से वो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं उनको हटाओ, बाकी जो 3 बेस्ट आते हैं ना, 3 बेस्ट जो सब्जेक्टिव आते हैं सबसे पहले उनको लिख लो। जैसे ही आपके 3 बेस्ट सब्जेक्टिव हो गए, जैसे आपने बोला कि हर क्वेश्चन को आपने 2 मिनट देने हैं, तो मान लो 3 सब्जेक्ट में कितने हो गए, 14 3 42, 40 to 84 मिनट्स। 84 मिनट्स, मान लो आपने 84 मिनट्स लगाए, मैं कहता हूँ 90 मिनट्स लगा लो। 90 मिनट्स लगा के सिर्फ आप 3 क्वेश्चन कर लो, आधे आधे घंटे में आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपने 90 मिनट्स लगा के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब वो 3 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करे वो आपके बेस्ट वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपने 42 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, मुझे एक बात बताओ, 42 जो आपने बेस्ट वाले थे वो अटेम्प्ट करें, 42 में से आप 20 भी नहीं लाओगे क्या? इतने तो कोई खराब होता नहीं है आराम मेरे से साथ। आराम से आराम से, आज जब आपके बेस्ट है तो आप 20 तो लाओगे ही। 20, मतलब कोई भी, मेरे को नहीं लगता व्यूअर इससे डिसएग्री करेगा कि आपने 3 बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आप 42 में से 20 नहीं ला रहे तो आपकी पढ़ाई खराब है, सिंपल सी बात है। आप 20 लेके आ जाओ, ठीक है। अब आप गए एमसीक्यू के पास, अब मैं कहता हूं अब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, अब एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू में जैसे नितेश ने कहा 40 मिनट, मैं जनरली 30 मिनट लेके चलता था, ठीक है। आपने मान लो एमसीक्यू टेढ़े आ गए, आपके बड़े बड़े पैराग्राफ आ गए, आप 40 मिनट ले लो। अब 40 मिनट आप एमसीक्यू पे लगा रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूं अगर पढ़ाई ठीक है, जैसा नितेश ने कहा कि 15 से 20 नंबर लाना मुश्किल काम नहीं है, 15 से 20 नंबर आपको लाना मुश्किल काम नहीं है, तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं एमसीक्यू में आपके 15 नंबर भी आ गए, तो भी आपके आज की डेट में जब आप ये पूरा पेपर कर चुके हो, आपके कम से कम 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। सर 2 घंटे कैसे पूरे हो गए? पहले मैंने 90 मिनट दिए, मैंने कहा 30-40 मिनट इसको दिए, तो लगभग 2 घंटे 10 मिनट हो गए मान लो। और आपके पास एक गारंटी है, एक श्योरिटी कि आपके पास 35 मार्क्स आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो 2 क्वेश्चन नहीं आते थे या जिसमें से थोड़े बहुत पार्ट्स आते थे, बस 5 नंबर लेके आने और आप ऑडिट में पास हो। ऑडिट ले लो, लॉ ले लो, डीटी ले लो, आईडीटी ले लो, मैं कहता हूं सब में ये स्ट्रेटेजी हर चलती सब्जेक्ट। है। कोई आपको रोक नहीं सकता फेल पास होने से। आपने फेल होने का सोचना ही नहीं है भाई, यही सिंपल तरीका है। इससे आसान और बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि गारंटीड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी है भाई, कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप पास हो। तो मेरे को तो लगता है भाई ये सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब ये चीज तो मेरे को पेटेंट करा लेनी चाहिए कि भाई ये अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता पास होने से। सो हाँ मतलब ये स्ट्रैटेजी भी सही है एक्चुअली। मैंने लॉ के लिए करा था हाँ कि लॉ में मेरे को डायरेक्टर का जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है दैट इज 14 मार्क्स, मेरे को हाँ वो अच्छे से आते थे। हाँ तो मैंने उस पर अपना पूरा टाइम डिवोट करा। मैं बोला जो मेरे को बेस्ट आता है, क्योंकि लॉ का पेपर भी इस बार थोड़ा ट्रिकी था। तो हाँ मेरे को था कि यार ये डायरेक्टर तो मेरे को एक एक क्वेश्चन आते हैं, मेरे को सेक्शन तक याद है, मैं हाँ इसको बिल्कुल मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ एंड उनको होगा कि यार ही इज नॉलेजेबल। तो मैंने उस पर अपना पूरा टाइम डिवोट करा। 14 मिनट पे नॉर्मली मैं बोलता हूँ सबको 28 मिनट देने, मैंने 45 मिनट दिए थे। मैंने अपने 17 मिनट गवाए ताकि मैं वो 14 नंबर सिक्योर कर सकूं। मैंने 10 पेज के अराउंड लिखे थे, मतलब उस 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो हाँ, अगर आप इनिशियली में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, एंड मैं हमेशा बोलता है यार अपना पहला क्वेश्चन हमेशा वो होना चाहिए जो आपको बेस्ट पता हो, ताकि उस एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है। बाकी क्वेश्चंस में आप कुछ भी करो, उसका इंप्रेशन, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट हाँ फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है इन पेपर्स में। द एग्जामिनर विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा बेस्ट होना चाहिए। एंड जैसा शुभम ने कहा कि हाँ 3 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लो जो आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले उनको कर लो, फिर एमसीक्यू कर लो। एंड जो मैंने भी 40 मिनट्स बोला दैट इज द मैक्सिमम 40 मिनट। मतलब वो है कि अगर टफ पेपर है, अदरवाइज 25 से 30 मिनट में आराम से हो जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ आराम से हो जाता है क्योंकि मैंने करा है, मतलब सबका नहीं होता। मैंने भी करा है भाई, मैंने भी करा है। मेरा भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, हाँ। मैंने 25 से 30 मिनट से ज्यादा कभी लगाए नहीं एमसीक्यूज में। और जबकि ये 25 से 30 मिनट तो शायद से, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो कई कई 20-20 मिनट में भी हो जाते थे। पॉइंट तो ये कि मैं उनको रिविजिट करता था, मैं उनको पेपर के एंड में रिविजिट करता था, ये देखने के लिए कि सारे के सारे मेरे गोले ठीक ठाक लग गए हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी होता है। तो मैं उसको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ एक तरह से कि भाई 25 से 30 मिनट मोर देन सफिशिएंट होता है। बट हाँ, अगर थोड़ा पेपर ट्रिकी आ जाए तो आप 40 मिनट भी ओवरऑल लगा सकते हो। तो आई थिंक हमारी ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है उससे एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि भाई पास होना मुश्किल नहीं है। हाँ नितेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ मैं वही बोल रहा था कि यार इन सब को प्रैक्टिस के लिए है, जो टाइम कीपिंग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफिकल्ट होता है। मतलब मैंने सेकंड अटेम्प्ट जब दिया था तो मैंने टेस्ट लिए थे, उसमें 8 चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, 2 फुल टेस्ट दिए, एक एमसीक्यू टेस्ट दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में इट्स नॉट पॉसिबल, बट आप एटलीस्ट एक टेस्ट देके तो आप देख ही सकते हो। आप 8 सब्जेक्ट के एक एक टेस्ट मत दो जिन सब्जेक्ट में आपको डर लगता है। जैसे नॉर्मली मैं मानता हूँ आज के रेट में ग्रुप 1 में ऑडिट से सबसे ज्यादा डर है और ग्रुप 2 में कॉस्टिंग से सबसे ज्यादा डर है। मतलब लोग इन 2 सब्जेक्ट में ही फेल हो रहे हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट को आप मान लो अनकंट्रोलेबल है, इन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करो। बाकी सब्जेक्ट्स कंट्रोलेबल है, एफआर, एसएफएम,
कितना भी टफ है, एसएफएम कितना भी टफ है, मार्क्स आते हैं, 40 तो आ उनको जाते आप सिक्योर कर सकते हैं। आईसीआई ने इसीलिए तो मतलब वो रखा है ना कि आप हर सब्जेक्ट में 50+ लाओ, हर सब्जेक्ट में 40+ लाओ, ओवरऑल 50+ लाओ। तो वो बाकी 2-3 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए होता है। ऑडिट 40-45 आएगा, बट बाकी में 60-60 लाओ ना आप आराम से 200+ लाओ, ओवरऑल में 400+ लाओ, आप सीए बन जाओगे यार। मतलब मेरे फर्स्ट टाइम में 442 थे, मैंने बहुतों का रिजल्ट देखा .400 पे पास है, मेरे 442 पे मैं 2 सब्जेक्ट फेल हो गया। राइट। तो होता है, मतलब आईसीआई का तरीका ही अलग है, मतलब कि 400 पे ही पास हो जाते हैं, तो विच इज अ गुड थिंग यार। आप मतलब किसी स्पेसिफिक पेपर पे ज्यादा फोकस करो, ये भी करो, वो भी हो सकता है। बट हाँ, इन द एंड मैं ये नहीं कहूंगा, मैं जैसे शुभम ने पहले भी कहा था, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, इक्वल वेटेज देना है, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट। Yes. तो दोस्तों इसी को वीडियो को एंड करते हैं, एंड करते हैं इस पॉजिटिव नोट के साथ। जो जो हमने आपको बताया, जो जो हमने आपको सिखाया है, वो सिर्फ हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता नहीं है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड जैसा नितेश ने कहा, जो भी स्ट्रेटेजी शेयर करी आपके साथ, आपको वो जरूर टेस्ट करनी चाहिए। एग्जाम में नहीं, एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको टाइम एलोकेशन पता चलेगा, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चलेगा आपने पढ़ाई कैसे करी है, मॉक टेस्ट दोगे तो एग्जाम में शॉक नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच नितेश फॉर शेयरिंग योर लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस विद ऑल थैंक यू ऑफ अस, शुभम, थैंक्स अ लॉट, एंड विशिंग यू ऑल द थैंक्स अ लॉट, बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। बाय बाय। थैंक यू, बाय।